हाँ जी बच्चों, हम कर रहे थे फिक्टिशियस फोर्सेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो फिक्टिशियस फोर्स है वो तीन तरह की होती है। फिक्टिशियस फोर्स जब रोटेशन की बात करें फ्रेम की तब तीन तरह की होती है। सबसे फर्स्ट होती है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फिक्टिशियस फोर्स जो है उसका एक्सप्रेशन था हमारे पास एफ वेक्टर, इसके पैर में टी लगा देते हैं जस्ट फॉर द रिमेम्बरिंग, माइनस एम ओमेगा डॉट क्रॉस आर वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसवर्स फिक्टिशियस फोर्स। ये फोर्स तब लगती है जब हमारा जो रोटेटिंग फ्रेम है उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा डॉट है। ओमेगा डॉट एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये होता है ओमेगा डॉट। रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर रोटेटिंग फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, या आप ऐसे बोल लें कि उसका जो ओमेगा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ओनली देन दिस फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। दूसरी जो फिक्टिशियस फोर्स है बच्चे, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। वो कोरियोलिस फोर्स जो है उसको पहले हम लिख लेते हैं कोरियोलिस फोर्स, और इसका जो फॉर्मूला था हमारे पास, हमने ड्राइव किया था इस फॉर्मूले को, दैट वाज -2m omega cross v, where omega is the angular velocity of the rotating frame and v is the velocity of this massive particle। जो वो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी है रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, उस केस में ये कोरियोलिस फोर्स एक्ट करती है। इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे लाइक दिस, और यहाँ पर अगर कोई कार, इस अर्थ के सरफेस पे कोई कार चल रही है, लीनियर मोशन में है, तो उस कार के ऊपर ये फोर्स लगेगी क्योंकि उसकी ये लीनियर वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, ठीक है, और ओमेगा भी है अर्थ का ओमेगा, तो इसकी कुछ वेलोसिटी है, वो दोनों कंपोनेंट्स है, कार का कुछ मास भी होगा, तब ये कोरियोलिस फोर्स लगती है। इसकी दूसरी एग्जांपल है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से, मान लो इस हाइट से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, वो नीचे गिर रहा है, अब फिर देखिए आप इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, ये वेलोसिटी वेरी भी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस पर भी ये कोरियोलिस फोर्स लगेगी। और आज हम एक्चुअली यही पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उस पर कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वही हम देखने वाले हैं। तीसरी जो फिक्टिशियस फोर्स है, जो थर्ड कंपोनेंट होता है फिक्टिशियस फोर्स का, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी रिकॉल कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो, और उसका फॉर्मूला, उसके पैर में CF लगा देते हैं, और ये फॉर्मूला होता है उसका -m ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका इफेक्ट हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि अर्थ के ऊपर अगर कोई पार्टिकल है तो उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि जब ऐसे अर्थ घूमती है तो इस पे, ये सर्कल पे घूमता है तो इस पे एक आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है वो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसका इफेक्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये इफेक्ट तब आएगा जब ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगा, लेकिन ये वाली जो फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारी अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबकी कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी है, और अर्थ भी हमारी किसी ओमेगा से रोटेट कर रही है। इफेक्ट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, फीबल होता है ये इफेक्ट, ज़्यादा नहीं होता, बट कोरियोलिस फोर्स जो है वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के ऊपर चलते हैं, जैसे नदियां हैं, पानी बहता है नदियों में से, उन पानी की लहरों पे, वाटर की जो फ्लो है उस पर ये कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है। हम देखेंगे कैसे होता है। कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट काफ़ी हाइट से जब गिरता है, काफ़ी हाइट से क्या गिरेगा, जैसे मान लो वर्ल्ड वॉर हो गई ना, तो मिसाइल फेंकी, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर फेंकना चाहते हो तो वहाँ पर भी इसका पाथ डेविएट होता है ड्यू टू दिस कोरियोलिस फोर्स। मान लो यहाँ से आपने चाइना पे मिसाइल फेंकनी है, इस बार चाइना पे फेंकेंगे, तो जब ये मिसाइल ऐसे जाएगी तो उसमें रोटेशन के कारण, इस अर्थ की रोटेशन के कारण ये फोर्स लगेगी, तो वो अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, ठीक है, जहाँ एग्जैक्टली हमें फेंकनी होती है वहाँ नहीं गिरती। तो इसका इफेक्ट पहले से ही कंसिडर करना होता है, और उतना ही एंगल पहले से ही कॉम्पनसेट करना होता है कि इतने एंगल पर हम इसको किसी और डायरेक्शन में फेंकेंगे सच दैट कि कोरियोलिस फोर्स की कंपनसेशन हो जाए, और उसके बाद ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर गिरे जहां हम उसको फेंकना चाहते हैं। तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को
ज़्यादा हाइट पर और ज़्यादा स्पीड पर अर्थ के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पर फेंकते हैं, या कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वही अब आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज अवर अर्थ, और ये सेंटर में से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर में से पास कर रहा है, लाइक दिस। ओमेगा से ये घूम रही है। तो अभी हम ये मानेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिर रहा है, मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वो हाइट से नीचे गिर रहा है। अब नीचे मतलब ऐसे नहीं गिरेगा, नीचे अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, इसके सेंटर की तरफ जाएगा। डाउनवर्ड मोशन कैसे बनेगा? डाउनवर्ड मोशन इस केस में ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन में। इसको समझो पहले। अगर हम यहाँ से भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंके ना, अगर कोई बंदा अर्थ से देख रहा है, अगर यहाँ से कोई देख रहा है बंदा इस टेबल पे बैठ के, तो उसको डाउनवर्ड ही लगेगा। लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे तो ये मोशन ऐसे बनेगा। यहाँ से ऑब्जर्व करोगे अर्थ के ऊपर से तो डाउनवर्ड ही लगेगा, क्योंकि आप भी वैसे ही खड़े हो, ठीक है। तो इस चीज को समझो। तो डाउनवर्ड मोशन का मतलब है द बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एंड इट हैज सम वेलोसिटी। उसकी कुछ वेलोसिटी है। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी दो तरीके से दी जा सकती है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसके कारण ये बॉडी एक्सेलरेट होगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो वेलोसिटी विल चेंज विद टाइम, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है। अब अगर आप देखिए वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करेगी, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो भी फिर टाइम पे डिपेंड करेगी। हमें उसी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है इस केस में। फिर हम क्या देखेंगे इस डेरिवेशन में? हम इस प्रॉब्लम में देखेंगे कि जब ये बॉडी ऐसे नीचे आ रही होती है तो इसको यहाँ गिरना चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि इस पे एक और फोर्स लग रही है, एक्स्ट्रा फोर्स। एक तो डाउनवर्ड लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रही है, दूसरी फोर्स लग रही है कोरियोलिस फोर्स। तो ये अपने पास से ना डेविएट हो जाती है लाइक दिस। तो वो कितना डेविएट हुई? जहां उसको गिरना चाहिए था वहां से राइट साइड, लेफ्ट साइड, वो किधर जाएगी हम अभी इसको देखेंगे। तो वो कितना डेविएट होगी अपने पाथ से, ये x0 है, डेविएशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। ये भी हम इसमें फाइंड करेंगे इस टॉपिक में। तो ये दो चीजें हैं, एक तो कोरियोलिस फोर्स का हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, और फिर उस फोर्स को यूज करके हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। उसी एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी देखेंगे, उसी वेलोसिटी से फिर हम ये डेविएशन देखेंगे। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम अभी करने वाले हैं नंबर 1, एक्सप्रेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक तो ये करेंगे, इफेक्ट देखना है ना, तो पहले एक्सप्रेशन निकालेंगे। आपको डेरिवेशन जब एग्जाम में भी पूछी जाएगी ये एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। दूसरा हमें निकालना है इसी में डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल डायरेक्शन। डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है? अगर नीचे खड़े होकर देखोगे तो वर्टिकल होगी। ग्राउंड से देखोगे ना, ऊपर से बॉडी नीचे गिर रही है, फ्रीली फॉल हो रही है, तो उसकी एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल है। वर्टिकल से हमें डेविएशन देखनी है, ठीक है। ये दूसरा काम हमें करना है। तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर हम देखते हैं उसके बाद कैसे करना है। तो लेट अस सपोज ये हमारी अर्थ है, ये राउंड शेप की स्फेरिकल बॉडी, ये हमारी अर्थ है, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल मान लेते हैं। ये अपने एक्सिस पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है अर्थ, ऐसे ऐसे करके ये घूम रही है। अब यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं अर्थ के ऊपर, यहाँ पे कोई पॉइंट। ये ना पॉइंट देखो सरफेस पे है, आपको लग रहा है अंदर ले लिया सर ने पॉइंट, अंदर नहीं है। ये 3D ऑब्जेक्ट है, एक बॉल की तरह इमेजिन करिए इसको। तो मैंने वहां पर एक पॉइंट लिया है। अब उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो वो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। दिस इज आर वेक्टर, ठीक है बच्चे। अब इस आर को कैसे स्पेसिफाई करेंगे? लेंथ तो हमने बता दी, तो वो जो हम लैटिट्यूड बनाते थे ऐसे, ये डायमीटर हो गया ना, और ये इक्वेटर है। अगर हम अर्थ के सरफेस पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में बांट दे, उसको इक्वेटर बोलते हैं। ये वाली लाइन इक्वेटर है, ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर इस प्लेन के साथ इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। इसको लिख देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन है ये, इक्वेटोरियल प्लेन।
इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ ये जो पोजीशन वेक्टर है वो जो एंगल बनाता है उसको लैटिट्यूड लैम्डा बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में भी ये चीज समझी थी। अब इसको पॉइंट पी मान लिया मैंने, यहाँ पॉइंट पी है, ठीक है जी। और यहाँ से सेंटर की तरफ एक बॉडी गिर रही है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई हमारी। दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। अब इस वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ ना बच्चे हम z एक्सिस मानेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इधर z एक्सिस मानेंगे, ठीक है। ये चीज समझो ध्यान से कि इधर z एक्सिस है। अब x एक्सिस किधर मानेंगे, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर हम इस पॉइंट से देखें, यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करे, बहुत समझने वाली चीजें हैं, डिटेल में समझना इसको। ऐसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ना, यहाँ अगर आपके पास मान लो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास तो तुम सबको पता ही है, वो हमें बताती है नॉर्थ और साउथ। तो वो मैग्नेटिक कंपास ना ऐसे अलाइन हो जाएगी इस पॉइंट पर, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसका एक जो है पोल, और दूसरा साउथ की तरफ। तो यहाँ से अगर कोई बंदा देखेगा तो उसको ये डायरेक्शन पता है कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ठीक है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है इस पॉइंट से। और उसके ऑपोजिट फिर क्या होता है, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है। इस बंदे के लिए जो इस पॉइंट पर है जहां मैंने एरो रखा हुआ है, उसके लिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब वो वहीं से देख रहा है, तो हमें पता है, ये आप डायग्राम बनाते हो ना छोटी क्लासेस में, इन योर अर्ली क्लासेस, आप ऐसे पता ही आपको कि ऐसे नॉर्थ होता है, ऐसे साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, ये हमें पता है। मतलब अगर आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो नॉर्थ की तरफ, मान लो आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, तो आपका जो राइट हैंड साइड होता है ना, उधर ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट होता है। अब यहाँ एक बंदा है जो यहाँ खड़ा होकर नॉर्थ की तरफ देख रहा है। इमेजिन करो ये उस बंदे की मैंने आई बना दी, तो उसके राइट वाली साइड, मतलब ये अंदर की तरफ, ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ मैं कह रहा हूँ, मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें, उसके राइट वाली साइड इस तरफ देखो, ये डायरेक्शन ना ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रही है, इसको समझ लो। ये है हमारा ईस्ट, और इसके परपेंडिकुलर होगा हमारे पास वेस्ट। तो वो जो वेस्ट है, सॉरी ईस्ट, और इसके ऑपोजिट, ईस्ट के ऑपोजिट इधर, वो होगा हमारा वेस्ट। तो यहाँ खड़े होके मैंने ये 4 डायरेक्शंस बना दी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आई होप आपको डायरेक्शंस यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे z एक्सिस माना था बच्चों, तो z एक्सिस के परपेंडिकुलर इधर की तरफ जैसे ईस्ट है ना, उधर मैं x एक्सिस मान लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो ईस्ट डायरेक्शन है वो x की तरफ है, और x ईस्ट की तरफ अगर आ गया, उसके परपेंडिकुलर अगर आप जाओगे राइट हैंड थंब रूल लगा के। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है वो भी समझ लो। जैसे मान लो ये x एक्सिस है तुम्हारा, तो तुमने जो y बनाना है फिर वो इधर बनेगा। x से y की तरफ तुम्हारी फिंगर्स घूमे, और z की तरफ तुम्हारी फिंगर मतलब स्क्रीन से बाहर आने चाहिए तुम्हारा थंब। ये होता है राइट हैंड थंब रूल। और इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जो हम हमेशा यूज करते हैं। बहुत समझने वाली चीज है। दोबारा सुनो, x से y की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ, अपने राइट हैंड को स्क्रीन पे ले जाओ, और x से y की तरफ घुमाओ जरा उनको, और देखो थंब तुम्हारा बाहर आ रहा है। मतलब x से y की तरफ घुमाने पर z आना चाहिए हमेशा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा ऐसे होता है। देखो एक और एग्जांपल से समझो, अगर मैं x इधर मान लूं, तो x से y की तरफ अगर आप घुमाओगे तो थंब तुम्हारा z की तरफ जाएगा। इस तरह से मानते हैं x y z। अगर आपने ऐसे मान लिया, बच्चे ध्यान से सुनो, अगर x ऐसे मान लिया, y ऐसे मान लिया, z ऐसे मान लिया, तो दिस इज रॉन्ग। ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होता है, ये लेफ्ट हैंड से आएगा, राइट हैंड से नहीं आएगा ये। तो राइट हैंडेड सिस्टम में x से y की तरफ अपनी फिंगर्स को घुमाना होता है, और तुम्हारा थंब z की तरफ जाता है। अब देखो यहाँ पे z तो तुम्हारा वर्टिकल अप है, ये वर्टिकल अप डायरेक्शन है। लेट मी राइट हियर वर्टिकली अप डायरेक्शन। ये तुम्हारा z एक्सिस है बच्चों। ध्यान से सोचो, आप जहां पे चेयर पे बैठे हो वहां से ऊपर देखो, वो जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो वर्टिकली अप है। और तुम वहां से, तुम्हें पता है कि भाई ईस्ट राइट साइड है मेरे, और नॉर्थ मेरे सामने है, ऐसे समझो, ठीक है। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो z आ जाएगा ना, तो मतलब ये तुम्हारा y एक्सिस है। मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इधर हमने ईस्ट की तरफ x एक्सिस माना है, और नॉर्थ की तरफ y एक्सिस माना है, और जो z डायरेक्शन है वो वर्टिकली अप है। पहले इतनी बात समझ लो। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो चीजें हमने अभी इमेजिन करी हैं, कंसिडर करी हैं, उनको हम लिख लेते हैं। ध्यान से देखना। तो हमने क्या क्या कंसिडर किया है? कंसिडर अर्थ rotating with angular velocity omega vector from
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो ना अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट चलती है, इसीलिए जो हमें सन है मॉर्निंग के टाइम पे ईस्ट टू वेस्ट घूमता हुआ नजर आता है। बेसिक चीजें हैं समझने वाली, क्योंकि रिलेटिव मोशन है ना, सन ईस्ट से वेस्ट नजर आता है, इसका मतलब जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, तो ये वेस्ट है, मान लीजिए ऐसे घूमेगी, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अगर हम बाहर से देखें, मून से देखें, तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूम रही है हमारी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। लेट z एक्सिस along vertically up डायरेक्शन, ये हमने z एक्सिस मान लिया, एंड x एक्सिस is along east, and therefore by की जगह 4 लिखते हैं, therefore for a right-handed system, right-handed coordinate system क्या होना चाहिए, y axis will be along north direction as shown, ठीक है जी। तो ये हमारी पहली कहानी है जो हमें लिखनी है। चलिए इसको ले जाते हैं अगले पेज पे ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पर अभी आप इमेजिन कर लो कि एक मासिव पार्टिकल है, उसका मास m है, किसी हाइट पर है वो पार्टिकल ऑलरेडी, उसकी हाइट हम पॉइंट P से ऊपर, ग्राउंड से पॉइंट P से ऊपर h हाइट मान लेते हैं उसकी, वहां से हमने उसको फेंका नहीं मतलब ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो u वेक्टर इज 0, इनिशियली 0 से उसको ड्रॉप किया, वो नीचे आना शुरू हो गया, तो किसी टाइम t पर हमें उसकी वेलोसिटी पहले लिखनी है। नाउ कंसिडर ए पार्टिकल लिख दो, बॉडी लिख दो, डजंट मैटर, ए पार्टिकल ऑफ मास m at height h above point P is dropped, therefore its initial velocity u vector is 0. Now velocity of particle at any time t, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन जब आपने इसको छोड़ दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, हमें वो वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन कब यूज करी जाती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स्ड है ना, इतनी हाइट पे हमने फेंका है कि वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, वेरी नहीं कर रही है यहाँ पे g, तो उस केस में हम यहाँ पर a को g पुट कर देंगे, और u तो 0 है, तो हमें लिखना है v वेक्टर इज g वेक्टर t, ये हमारे पास आ गया है ना। अब इसको डायरेक्शन फॉर्म में लिखेंगे, देखिए डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, gt इसका मैग्नीट्यूड हो गया, अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर होगी वेलोसिटी की, ये ऑपोजिट टू z एक्सिस होगी ना, तो इसलिए इसके साथ माइनस k कैप आएगा, क्योंकि ये z एक्सिस के ऑपोजिट है, तो दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने ये इक्वेशन क्यों लिखी है, हमने ये इक्वेशन इसलिए लिखी है बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द कोरोयल फोर्स एंड द कोरियोलिस फोर्स, सॉरी, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें हमें वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या है, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ साइड पे, ये फॉर्मूला है -2m ओमेगा क्रॉस v, तो v वेक्टर हमें मिल गया, अब हमें ओमेगा भी लिखना है उस पर्टिकुलर पॉइंट P पर, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें ओमेगा लिखना है, तो देखिए ओमेगा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो नाउ ओमेगा वेक्टर एट P, इसको हम समझेंगे। देखिए ओमेगा की डायरेक्शन किधर होती है बच्चों, ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से मान लो हमारी अर्थ घूम रही है ना, तो राइट हैंड थंब रूल लगाया जाता है, ऐसे अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे,
जितनी भी रोटेशनल क्वांटिटीज हैं सबके लिए। तो आपका थंब आपको ओमेगा देगा, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, वहां से हमें ओमेगा मिलेगा। ठीक है, अब हमें तो इस पॉइंट पर चाहिए, हमें इस पॉइंट पर नहीं चाहिए। यहां से देखेंगे तो ऊपर है, इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा फाइंड करना है। बहुत बढ़िया टास्क है ये, देखो ध्यान से, काफी कुछ सीखोगे। इस पॉइंट से अगर मैं ओमेगा वेक्टर बनाऊं तो ये बना दिया मैंने, ये वर्टिकल अप नहीं है, वर्टिकल अप इधर है, ये कोई और डायरेक्शन है, ये ओमेगा वेक्टर है। ठीक है, अब मुझे इसको रिजॉल्व करना है, दो कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करना है। देखते हैं कौन से कंपोनेंट्स में ये रिजॉल्व हो पाएगा। ध्यान से समझना है इस चीज को। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर है ना, वो इसके परपेंडिकुलर है बच्चों, ध्यान से समझ लो। और जो नॉर्थ है, नॉर्थ, दैट नॉर्थ इज दिस वन, यहाँ पे वो इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। आर वेक्टर में और इक्वेटोरियल प्लेन में एंगल लैम्डा है, तो इनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे ये दोनों देखो, ये और ये वाली जो लाइन है, ये व्हाइट वाला जो एरो है, ये इस आर वेक्टर का परपेंडिकुलर है, क्योंकि आर वेक्टर रेडियस है और ये टेंजेंट है। ठीक है, और ये जो स्काई ब्लू वाला वेक्टर मैंने बनाया ओमेगा वेक्टर, वो इस इक्वेटोरियल प्लेन का एंगल है। मैं नीचे इसको एक्सटेंड करके दिखाता हूं आपको, है ना। तो मतलब ये वाला जो एंगल है बच्चे, ये वाला एंगल भी क्या होगा, लैम्डा। इस एंगल लैम्डा को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला एंगल। ठीक है, अब ओमेगा के दो कंपोनेंट्स हो गए। जिस डायरेक्शन के साथ लैम्डा एंगल बन रहा है, मतलब ये वाली, उधर चला जाएगा कॉस कंपोनेंट, मतलब नॉर्थ के अलोंग चला जाएगा ओमेगा कॉस लैम्डा। किधर चला गया ये, अलोंग नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन के साथ ये लैम्डा एंगल बन रहा है ओमेगा का। और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है बच्चे, इसके परपेंडिकुलर नॉर्थ तो है अर्थ के सरफेस के ऊपर, और उसके परपेंडिकुलर है हमारे पास जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट चला जाएगा इस तरफ ओमेगा साइन लैम्डा, ये बनेगा अलोंग जेड एक्सिस। चाहे आप जेड एक्सिस लिख लो, चाहे आप वर्टिकली आप लिख लो, एक ही बात है, वर्टिकली आप जेड ही है। मतलब नॉर्थ के अलोंग हमने वाई एक्सिस माना था, उसके साथ जे कैप आ जाएगा उस कंपोनेंट के साथ, और इधर हमने जेड एक्सिस माना हुआ है, तो जेड एक्सिस के कंपोनेंट के साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा के कैप। मतलब जो ओमेगा वेक्टर है एट पॉइंट पी, दैट इज गिवन बाय ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप। तो दिस इज द ओमेगा वेक्टर। किसी को, हाँ, जैसे ये देख लो, मैं दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो ये दो लाइंस है ना, यहाँ पे इनमें एंगल लैम्डा है ना, तो एक इस पे परपेंडिकुलर है ये ओमेगा वाला, और दूसरा जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लैम्डा बनेगा। आगे बात समझ, सेम एंगल बनता है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये बच्चे हमारे पास ओमेगा वेक्टर आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास ओमेगा वेक्टर आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। उसमें दो चीजें चाहिए थी, ओमेगा और वी, बस अब यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास कोरियोलिस फोर्स आ जाएगी। देखो लिखने के लिए सिर्फ इतनी सी है डेरिवेशन, कुछ भी नहीं है, बट डायग्राम प्रॉपर बनाना पड़ेगा। डायग्राम में गलती होने के चांसेस तब कम होंगे जब आपको प्रॉपर समझ आएगी कि हमने ये चीजें कैसे मानी हुई हैं, कैसे ये चीजें निकल के आ रही हैं। चलिए अब हम फटाफट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, बहुत ईजी है। देयरफॉर कोरियोलिस फोर्स on the particle Fc vector is equal to minus 2m omega cross v minus 2m ओमेगा, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ओमेगा cos लैम्डा j कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा k कैप। हियर लैम्डा इज द लैटिट्यूड, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है माइनस जी टी के कैप के साथ। तो पहले ये इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट जब होगा जे क्रॉस के, तो हमारे पास कुछ आएगा, माइनस 2m ऐसे ही रहेगा, ओमेगा कॉस लैम्डा एज इट इज आ गया, साथ में आ गया माइनस जी टी, और उसके साथ है जे क्रॉस के। तो ये आपको पता है आई जे के, जब आप जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप आएगा, यहाँ आ जाएगा आई कैप। तो पहली तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड में हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये सेकंड वाली टर्म को, लेकिन उसमें के क्रॉस के है, तो के कैप क्रॉस के कैप तो 0 होता है, क्योंकि उनमें एंगल ही 0 डिग्री होता है, तो वो टर्म नहीं आएगी। माइनस से माइनस कट गया, और देखिए कितना ईजी हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे, विच इज 2m ओमेगा
जी टी कॉज लैम्डा आई कैप। तो दिस इज द कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। डायरेक्शन कौन सी, देखो आई कैप की तरफ है इसकी डायरेक्शन। आई कैप किधर माना था हमने, देखें डायग्राम, देखो ये माना था एक्स एक्सिस, इधर ही होगा हमारा आई कैप जो कि ईस्ट है। मतलब जो पार्टिकल वर्टिकली डाउन आ रहा है नीचे, उस पे जो फोर्स लगेगी वो ईस्ट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। चलिए वापस चलते हैं डायग्राम पे। देखिए ये पार्टिकल ऐसे नीचे गिरता 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 ये ईस्ट की तरफ चला गया। अब ईस्ट की तरफ जब गया, अगर हम पार्टिकल के ऊपर बैठ जाएं और देखें कि वो किधर जा रहा हूं मैं, है ना, सीधा तो नहीं गया पी पॉइंट पर, ईस्ट की तरफ। दिस इज द कोरियोलिस फोर्स। नाउ वी विल फाइंड द इफेक्टिव फोर्स। कोरियोलिस फोर्स है और एक और फोर्स है यहाँ पे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज माइनस एम जी के कैप। वेट के बराबर होती है ना वो फोर्स, लेकिन डायरेक्शन तो वर्टिकली डाउन है जेड एक्सिस के ऑपोजिट, इसलिए माइनस एम जी के कैप। देयरफॉर effective force will be sum of the real force which is due to gravity and the fictitious force. So this is minus mg k cap plus 2m omega gt cos lambda i cap। ये वाली जो फोर्स है लैम्डा पर भी डिपेंड करती है कि आप अर्थ की कौन सी लोकेशन पे हो। ये वाली फोर्स टाइम पर भी डिपेंड करती है, टाइम के साथ ये इंक्रीज होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, फोर्स इंक्रीज होगी। स्टार्टिंग पे बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ने से फोर्स इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि हाइट पर भी डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा हाइट से फेंकोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा ना बॉडी को नीचे आने में। इसका मतलब है हाइट पर भी डिपेंड करेगा कि डेविएशन कितनी होती है। तो वही चीजें अभी हम करेंगे कि भाई जब कोई बॉडी किसी हाइट h से फेंकी जाती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से कितनी डेविएट हो जाती है, वो x नॉट हमें फाइंड करना है, h हमें पता है। तो यहाँ से बॉडी जो थी उसको हमने छोड़ा था, ड्रॉप किया था, और वो P पॉइंट की तरफ जा रही थी। बट हमने ये देखा कि ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स दिस बॉडी विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, और वो किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, तो वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट करेगी। लेट अस ड्रॉ द सम पाथ ऑफ द बॉडी, ऐसे डेविएट करेगी। तो यहाँ पर जो डेविएशन है उसको हम x नॉट बोल सकते हैं। अब हम उस डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन फ्रॉम द वर्टिकल। हाउ टू कैलकुलेट दैट डेविएशन, लेट अस सी। ठीक है, चलिए नाउ कैलकुलेशंस ऑफ डेविएशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वर्टिकल। हाँ जी बच्चों, देखिए हमने जो कोरियोलिस फोर्स कैलकुलेट करी है, अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें तो वो क्या है। कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2m ओमेगा gt cos lambda। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अगर हम एक्सेलरेशन लिखना चाहें, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना लग रहा है उसके ऊपर ड्यू टू दिस कोरियोलिस फोर्स, उसको हम देखें। क्योंकि ये ना आई कैप इसकी डायरेक्शन थी, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आई कैप इसकी डायरेक्शन में आ रहा था। तो दिस फोर्स वाज एक्टिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ ये फोर्स लग रही थी, और एक्स एक्सिस की तरफ बच्चों हमने ईस्ट माना हुआ था इन द डायग्राम। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, देखिए ये एक्स एक्सिस माना था हमने, उस डायरेक्शन में ईस्ट था हमारे पास, और ये जो फोर्स का हमारे पास एक्सप्रेशन आया उसमें आई कैप आ रहा था। फोर्स एक्सप्रेशन में आई कैप आ रहा था, मतलब दिस फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा उसका भी एक्स कंपोनेंट ही होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इज गिवन बाय फोर्स डिवाइड बाय मास। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये बन गया 2 ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा। यहाँ से बच्चे m और एक m कट जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला m। तो दिस इज एक्सेलरेशन, दिस कैन बी रिटन एज x डबल डॉट। तो x डबल डॉट इज 2 ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा। ठीक है जी, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अब हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, बेसिकली डेविएशन तक जाना है। तो एक्सेलरेशन है तो उसके कारण जो स्पीड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो आ रही है वो फाइंड करनी है। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये हमें देगा टू गेट द वेलोसिटी ऑफ डेविएशन, द वेलोसिटी ऑफ डेविएशन।
हाँ जी, जब हम इंटीग्रेट करते हैं x डबल डॉट का x सिंगल डॉट बन जाता है। ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो बन जाएगा सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा कांस्टेंट्स हैं, तो उन पे इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट t को हमें इंटीग्रेट करना है, तो t की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, 2 से 2 कट गया, तो वी कैन राइट x डॉट एज omega g cos lambda t square. Now this is the velocity of deviation. Now we want to find the position या we want to find the displacement कि body displace कितना हुई है। तो उसके लिए again integrating इसको equation 1 ले लो, इसको 2 ले लो, equation 2 again, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, x डॉट की जगह सिंपली x बचेगा, omega as it is because it is constant, g is constant, cos lambda is constant, but t square की जो इंटीग्रेशन आएगी वो हमें पता है, that is t cube by 3. तो this will be the result of x, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे सेव कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लेते हैं। ओके, नाउ एज यू कैन सी कि ये x है डेविएशन और ये टाइम है, ये टाइम वेरी कर रहा है और x जो है उसके हिसाब से वेरी करेगा। तो द डेविएशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t क्यूब। जितने टाइम के लिए बॉडी फॉल हुई है ये उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेट अस सपोज लेट द टाइम ऑफ फॉलिंग इज t नॉट, ठीक है, फ्रॉम हाइट h, हमने h हाइट मान ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग t नॉट टाइम लगा। तो ये तो फ्री फॉल वाली एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे ये ग्राउंड ऐसे बना देते हैं, किसी हाइट h से अगर कोई बॉडी हम ड्रॉप कर देते हैं तो उसको यहाँ से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से वी कैन कैलकुलेट। s की जगह हाइट है, u 0 है, हाफ ए टी स्क्वेयर की जगह हाफ जी टी स्क्वेयर बनेगा। तो वो जो टाइम होता है फ्री फॉल वाला टाइम, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2h बाई जी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता ही है हमारे पास, ठीक है। तो टी नॉट टाइम फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, टी नॉट टाइम आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, अगर बॉडी h हाइट से नीचे गिर रही है, ठीक है। हमें यहाँ पे पुट करना है इस टाइम को, तो टी नॉट का क्यूब कितना हो जाएगा, टी नॉट का क्यूब हो जाएगा 2h बाई जी की पावर 3 बाई 2। इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डेविएशन मिलेगी कि जब बॉडी h हाइट से गिरेगी तो कितनी डेविएशन होगी। तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये बन गया x नॉट इज इक्वल टू ओमेगा जी कॉस लैम्डा, ओमेगा जी कॉस लैम्डा बाई 3, ये तो है ही है, और t क्यूब जो है उसकी जगह ये पुट करना है 2h बाई जी की पावर 3 बाई 2, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास डेविएशन का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को हम फर्दर लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म। जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट है, x नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 3 ओमेगा जी, दोबारा से लिख देता हूँ 2h बाई जी की पावर 3 बाई 2, और उसके साथ लिख देते हैं cos लैम्डा, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पावर 3 है ना और उसकी पावर 1 बाई 2 है, तो मैं क्यूब कर रहा हूँ, तो 1 बाई 3 ओमेगा जी, अगर मैं अंदर वाले एक्सप्रेशन का क्यूब कर दूं तो 8h क्यूब बाई जी स्क्वेयर बचेगा, सॉरी जी क्यूब बचेगा, और उसकी पावर आई कैन राइट 1 बाई 2 कॉस लैम्डा। ये क्यूब मैंने अंदर सॉल्व कर दिया। अब ये जो जी क्यूब है इसमें से जी स्क्वेयर अगर बाहर लेके चले तो अंदर जी बचेगा, 1 बाई 3 ओमेगा जी, जी क्यूब में से जी स्क्वेयर बाहर निकालना है तो जी बाहर आएगा और एक जी अंदर बचेगा, तो बनेगा 8h क्यूब बाई स्मॉल जी, उसकी पावर हाफ कॉस लैम्डा, ये जी कट गए। तो x नॉट का फाइनल फॉर्मूला आपने ये याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, 8h क्यूब बाई जी, उसका अंडर रूट कॉस लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा हेयर, लैम्डा इज लैटिट्यूड हेयर, लैम्डा लैटिट्यूड है, वो हमें पता है कि जैसे ये हमारी अर्थ है, तो उस अर्थ पे अगर हम किसी लोकेशन P पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेन होता है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बनाता है इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, उसको हम बोलते हैं कि ये
लैम्डा है, लैटिट्यूड है, ठीक है। जैसे अगर पोल पे चले जाएं तो पोल पे लैम्डा 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर आप चले जाएं इक्वेटर पे तो लैम्डा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम वो स्पेशल केस भी करेंगे। तो एक स्पेशल केस लिख लेते हैं, 2 कर लेते हैं। स्पेशल केस 1, पहला स्पेशल केस है कि अगर ये बॉडी पोल के ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या होगा। एट पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ शो कर देंगे, ये पोल है नॉर्थ पोल, बॉडी यहाँ है मास m की, नीचे गिर रही है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू देखिए 90 डिग्री आ गई। तो पोल पे लैम्डा 90 डिग्री होता है, तो कॉस लैम्डा 0 हो जाएगा, फिर कॉस ऑफ 90 डिग्री 0, तो देयर विल बी नो डेविएशन, x नॉट विल बी 0, ठीक है। इसको अपने दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि कोरियोलिस फोर्स के कारण जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं आती व्हेन द बॉडी इज फॉलन एट द पोल पे जब गिरती है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला केस था। दूसरा स्पेशल केस एट इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो लैम्डा 0 डिग्री होता है, वहां पे फिर कॉस लैम्डा 1 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। कॉस लैम्डा विल बी 1, इट विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू, और अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो फिर x नॉट भी जो है वो भी मैक्सिमम होगा। तो x नॉट विल बी मैक्सिमम, इसके पैर में मैक्स लिख देते हैं हम, 1/3 ओमेगा 8h³ उसकी पावर हाफ कॉस लैम्डा, तो 1 हो गया। ये हमारे पास मैक्सिमम डेविएशन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तभी है जब आप इक्वेटर पे हो, अगर आप पोल पे हो तो कोई डेविएशन नहीं होती। इसके अलावा लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग तरह की डेविएशन होगी जब कोई बॉडी ऐसे किसी हाइट से नीचे गिरती है। ये कोरियोलिस फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितनी डेविएशन होती है। लेट अस सपोज एक बॉडी जो है वो हाइट 100 मीटर से नीचे गिरी, ठीक है, 100 मीटर हाइट से बॉडी नीचे गिरी, और जो लैटिट्यूड है उस पोजीशन पर लेट इज सपोज दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री लैटिट्यूड है और 100 मीटर हाइट है, हमें देखनी है कितनी डेविएशन है। तो x इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा 8h³ उसकी पावर हाफ कॉस लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ओमेगा यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा इज 2 बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 2π/24 × 60 इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रेडियन पर सेकंड में एक रिजल्ट आ जाएगा। इसके यूनिट्स रेडियन पर सेकंड होते हैं, यहाँ पुट करेंगे सॉल्व करके। चलिए, तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा, h हमें गिवन है 100 पुट कर देंगे। कॉस लैम्डा मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 मतलब 1/√2 पुट कर देंगे विच इज 0.707, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। g हमें 9.8 लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज हियर यू विल गेट द डेविएशन इज 1.548 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो देखिए कि कितना डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाइट क्योंकि 100 मीटर थी, ज़्यादा हाइट भी नहीं है, इसलिए डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है। तो 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर जहाँ उसको एक्चुअली गिरना चाहिए था वहाँ से डेविएट करके वो गिर जाएगी। देखिए यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो डेविएशन है बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, चाहे आप कोई छोटा पार्टिकल फेंको चाहे आप बहुत बड़ी मिसाइल फेंको, ये दोनों ही केसेस में डेविएशन सेम आएगी, मास नहीं है कहीं पर भी। हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इंपॉर्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर मान लेते ये इक्वेटर पे होता है ये सारा कुछ, तो फिर कॉस लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाती, कॉस लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाती तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आना था, इसको 0.70 से अगर मल्टीप्लाई करके देख लें तो वो आंसर आ जाना था। तो दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड।